वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है मंशियात और इसकी लत। और आज के प्रोग्राम के लिए हमने जिन शख्सियात को मदऊ किया है वो है डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र खान, जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। हमारे साथ हमारे दूसरे पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे वो है डॉक्टर उमर जान, जो कि कंसल्टेंट न्यूरो साइकियाट्री हैं। और हमारे साथ हमारे तीसरे मेहमान जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े रहेंगे, लोग उनको मास्टर फैसल के नाम से जानते हैं, जिन्होंने कम उम्र में बड़ी कामयाबियां हासिल की। और हमारे साथ हमारी चौथी पैनलिस्ट जो हमें ज्वाइन करेंगी इन बिटवीन, वो एक स्कॉलर है। सर, सबसे पहले डॉक्टर उमर, हम आपसे जानना चाहेंगे ड्रग एडिक्शन असल में क्या है, और ड्रग एडिक्शन और ड्रग अब्यूज इन दो के बीच में क्या फर्क है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके। अब्यूज उस चीज को बोलते हैं, मैं आपको थोड़ी एग्जांपल दूंगा। आप एक डॉक्टर साहब के पास जाते हैं किसी भी साइकेट्रिक बीमारी को लेके, और वो आपको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं और आपको फॉलो अप के लिए बुलाते हैं 10 दिन के बाद या 2 हफ्ते के बाद। लेकिन पेशेंट बेटर फील करता है, और उसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हमको मैक्सिमम 5 हफ्ते 8 हफ्ते के दौरान, जैसी गाइडलाइंस होती है, बंद करनी होती हैं। लेकिन एक पेशेंट ऐसी चीज़ें करता है कि वो दवाइयाँ कंटिन्यू करता है, और जो मेन दवाइयाँ होता है वो बंद करता है। और नतीजा हो जाता है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन उसको दिया गया है वो उसका पूरा अब्यूज़ हो जाता है, या मिसयूज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेरा ये मतलब द कमिंग ऑन दिस टॉपिक, सॉरी आई विल स्पीक इन उर्दू ओनली। एक ही मकसद था आने का इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत मेंटल हेल्थ पे मैं बहुत काम कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, और हमने बहुत सारी इससे प्रोग्राम भी किया स्कूल्स को लेके। लेकिन एक चीज़ जो छूटती रहती है इन वेबिनार्स में, वो ये है कि ये जिम्मेदारी हमारी भी है, लोगों की भी है, पुलिस की भी है, और पेरेंट्स की भी है। तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक जो स्क्वायर बनता है, हर एक की जिम्मेदारी इसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन इसमें मोटी जिम्मेदारी जो होती है वो है डॉक्टर्स की। मैं एक एग्जांपल दूं, जो भी एक साइकेट्रिक बीमारी है, हम ड्रग्स पे वापस आएंगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो जो एक साइकेट्रिक बीमारी है, इसमें ऑलमोस्ट 90% 95% प्रिस्क्रिप्शन में एक दवाई आती है जिसको हम बेंजोडाइजेपिन्स कहते हैं, एक क्लास है। लेकिन जो फिर ग्रेजुअली हम बंद कर देते हैं, जबकि उनकी नॉर्मल दूसरी दवाइयाँ होती हैं वो स्टार्ट हो जाती है और वो काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब इस बेंजोडाइजेपिन का जो यूजेज है, जो 1 साल 2 साल है, आपने सुना होगा पेशेंट्स यूजुअली आते हैं, "Yes, मैं डॉक्टर दियोतमुत हार्टुक फुल, yes, मैं डॉक्टर दियोतमुत आरामुक फुल।" तो इस ये लेते-लेते जब पेशेंट कभी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, वो इसकी 4 टैबलेट भी लेता है, 8 टैबलेट भी लेता है, तो एक टॉलरेंस बढ़ जाती है। तो उस टॉलरेंस के हिसाब से पेशेंट को उतना वो मैक्सिमम डोज़ लेना ही लेना है। तो एक टाइम आ जाता है, मेरे पास बहुत सारी मेल, फीमेल पेशेंट है जो मेरे पास फ़ॉलो-अप में अपने क्लिनिक पे या हॉस्पिटल ओपीडी में, जो कम से कम 30 टैबलेट्स दिन में लेते हैं इसी की। जो एक ऐसा ड्रग है जो हमसे हमेशा छूट जाता है। हेरोइन, चरस, गांजा, ये तो चलो इट्स अवेलेबल और पता है सबको इस चीज के बारे में, कैसे कंजप्शन होती है, टीवी पे आए दिन रहते हैं। बट ये एक बेंजोडाइजेपिन एक ऐसा ड्रग है जो हमारे घरों में है, हमारे वार्डरोब्स में है, हमारे जो मेडिकल बॉक्सेस हैं, उनका जो ये मिसयूज हो जाता है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ये दो साइड से होता है। एक, अगर साइकेट्रिक बीमारी को लेके, क्योंकि सिम्टम्स ऐसे हमेशा नहीं होते, कोई डिप्रेशन में, एंजाइटी में आता है, रोता रोता सर फोड़ता हुआ नहीं आता है। पेशेंट यूजुअली आता है उदास होके, पैल्पिटेशन होके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हम बोलते हैं मेरे से घबराहट गसान, मेरे हार्ट गसान खबर क्या, these patients actually go to the cardiologist and they do the ECG and all the जो कार्डियक वर्कअप होता है सारा कुछ करके, तो
वो उनको हार्ट रेट कम करने की दवाई देते हैं, और यही एक दवाई है जो बेंजोडाइजेपिन की मैं बात करता हूँ। पेशेंट को क्विकली इससे रिस्पॉन्स मिलता है और पेशेंट को लगता है कि बस यही एक लाइफ सेविंग दवाई है और इसी से नींद भी आएगी, इसी से पैल्पिटेशन भी ठीक होगी, इसी से मेरी बाकी एंजाइटी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बहुत 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 बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे कश्मीर में। मैं इससे रिलेटेड डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ कश्मीर से भी 5-6 बार बात कर चुका हूँ, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से भी बात कर चुका हूँ। एक इतना बड़ा मेस बन चुका है जो कि एक रेफरल नहीं जा पाता है। एक कार्डियोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी रहती है, एक फिजिशियन की जिम्मेदारी रहती है, अगर उसके पास एक साइकेट्रिक पेशेंट साइकेट्रिक कंपोनेंट्स लेके आता है, उसको चाहिए कि वो रेफर करे, ना कि उसको एक सब थेरेपेटिक किसी एंटीडिप्रेसेंट पे डाल के, और ये जो बेंजोडाइजेपिन का नशा उससे करवाते हैं। और ये एक सबसे बड़ी एडिक्शन होती है। हमने आए दिन देखे हैं यंग बॉयज जो हार्ट अटैक का शिकार होते हैं, ईदर दे आर सम अदर ड्रग्स, बट बेंजोडाइजेपिन्स का होता ही होता है। अभी जब जो दैट भी आप मीन्स अभी दैट मीन्स सर, जो आप बोल रहे हैं, जो आजकल की एक वो हार्ट अटैक डेथ्स की जो रेट है बढ़ती ही जा रही है, इट्स बिकॉज ऑफ दीज ड्रग्स? इज इट बिकॉज ऑफ जी, दैट? ऑल्सो बिकॉज मैं आपको बता दूं, अभी जो लड़के हैं जो नशे करते, मेरे पास बहुत सारे फॉलोअप हैं, मैं कम से कम 50-60 पेशेंट्स को देख रहा हूँ अपने क्लिनिक पे, उसमें लड़कियां भी हैं। एंड ट्रस्ट मी, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पेशेंट की जो सिर्फ चरस या गांजे का इस्तेमाल करता है। पॉलीसब्सटेंस हम कहते हैं, जिसमें हीरोइन भी आता है, जिसमें जॉइंट्स भी आते हैं, स्मोकिंग तो अब छोड़ दीजिए, अब अल्कोहल भी आता है, और पेन किलर्स जो होते हैं, वो पॉइंट्स जिनको हम बोलते हैं, जिनको सर को पता होगा, दूसरे एक क्लासिफिकेशन होती है। लेकिन ये जो बेंजोडाइजेपिन चीज है, ये बहुत कॉमन है लड़कियों में, बहुत कॉमन है। और आप इमेजिन नहीं करेंगे इनकी जो, अगर इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी को ले या WHO को ले, इनकी गाइडलाइंस है कि आपको 8 हफ्ता मैक्सिमम देना है और उसके अंदर अंदर टेपर ऑफ करके बंद करना है, जो 2 महीने है। मेरे पास एक लड़की तो आती फिर है जो, अवेलेबल कैसे है हम पेशेंट्स के पास ये ऑफ एंड ऑन? अगर इनमें कोई एग्जैक्टली स्ट्रिक्ट एग्जैक्टली रूल्स हैं, ये उसी चीज अवेलेबल को लेके कैसे है? उसी चीज को लेके मैं वही तो कह रहा हूँ। जब ये तो पेशेंट है, और हमारे यहाँ फार्मेसी वैसे नहीं है कि अमेरिका में है, जैसे आप जाएंगी यूएस में जाएंगी, आपको आपका अपना बॉक्स देगा साइकेट्रिस्ट, पहले वो साइकेट्रिस्ट अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है वहां पे, और आपको 30 डेज की टैबलेट मिलेंगी, दैट्स इट। यू हैव टू मेक अ सेकेंड अपॉइंटमेंट, दूसरी बार मिलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे है, यू गो किसी भी आप इसके पास जाइए, वो बीपी चेक करेगा कंपाउंडर के पास, और क्लोनिज़ेपाम जो है, जो पेट्रोल के नाम से आ जाती हैं, क्लोनिज़ेपाम के नाम से आती हैं, बहुत मशहूर दवाइयां हैं, घर घर में हैं। और मैं इस चीज को एज अ साइकेट्रिस्ट बहुत स्ट्रेस दूंगा कि ये चीजें बंद होनी चाहिए जो ऑन काउंटर फ्रीली अवेलेबल होती हैं। मैं जब पेशेंट्स की तलाशी करता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ, वो जेब से निकालते हैं, मेरे पास वो ऑलमोस्ट 100 टैबलेट सामने रख देते हैं। मैं कहता हूँ लाया कैसे, बोला ओनर्स माई कुन तरीक तम अगर मिशना अम आराम मिलान, बहुत अमे शांगान अमे गसान परेशानी दूर, बट दैट इज नॉट द वे। इट इज लाइक, अगर हम बुखार है पेशेंट को, हम पेशेंट को पैरासिटामोल दे रहे हैं, 8 घंटे के बाद पैरासिटामोल खत्म हो जाएगा और बुखार और आएगा, और फिर हमको पूरी जिंदगी पैरासिटामोल खाना है। और ये पूरी लेकिन जिंदगी इम्पोर्टेंट है, पैरासिटामोल अगर हम खाते रहेंगे तो लत लग जाएगी। लत लग जाएगी और बुखार कभी कम नहीं होगा। इसीलिए जो साइकेट्री को लेके मिथ्स हैं, एम दावुकर से नाशिक आसान, मेरे पास चरसी भी आते हैं, जो हीरोइन भी लेते हैं वो भी आते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, इवन दे क्रैक अ जोक, वो कहते हैं एसमस गस एम दावुक नशा, और जो खुद ही नशा ऑलरेडी कर रहे हैं। ये मिथ वहीं से आए हैं। ये मुझे शांगनावान, सर, अगर ये मुझे ऐसी एमिसिस नशा। मेडिसिन हैं, अगर ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हैबिट फॉर्मिंग है, आप जी, ऑल्टरनेटिव्स क्यों नहीं सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को? ऑल्टरनेटिव्स हैं। मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ कि पेशेंट फॉलो अप से गायब हो जाता है। वो ऑन काउंटर दवाइयां अगर लेगा, अगर हम एक पॉलिसी ऐसी हो कश्मीर में जहाँ पे फार्मेसी पे जो है स्क्रिप्ट कसने जाएं कि वो अवेलेबल ना करें ये दवाइयां पेशेंट को। पेशेंट कहीं भी फार्मेसी पे लेके एक प्रेस्क्रिप्शन दिखा के, जहाँ के डॉक्टर ने लिखा है कि 10 दिन, अगर आज 6 तारीख है, मैंने 16 तारीख तक पेशेंट को दवाई दी है, वो 20 तारीख को भी खरीद लेता है, और अगले महीने की 20 तारीख तक भी उसके पास दवाई होती है जो मैंने उसको नहीं लिखी हुई है। ऑल्टरनेटिव्स ही ऑल्टरनेटिव्स हैं, अगर आप अच्छे सुपरविजन के अंडर ट्रीटमेंट कराएं। सर, आपके पास हर डिफरेंट बैकग्राउंड से पेशेंट्स आते हैं, यंगस्टर्स हैं, ओल्ड एज ग्रुप है, बच्चे हैं। आपको लगता है कि आजकल के यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं,
वो ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी नशे का इस्तेमाल करते हैं? ऐसी कोई नहीं, एग्जाम्पल आपको ये मिली? ऐसी एग्जाम्पल एक्चुअली नहीं है। देखिए, हम एक 21st सेंचुरी में रहते हैं, जहाँ पे अब आप देखिए, अब आयुर्वेद का टाइम तो रहा ही नहीं, है ना? अगर आप देखिए, आप आयुर्वेद से भी ब्रिज कोर्स करा के आप उनको हम मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के पास टाइम है नहीं। तो जिस दवाई का मैं ज़िक्र अभी भी आपसे कर रहा था, ये एक ऐसी दवाई है कि आपने जीभ के नीचे रखनी है, आपको पानी के साथ भी नहीं पीनी है, और आपको इंस्टेंट रिलीफ एंग्जायटी से मिल जाता है। सर, इसी 21st और सेंचुरी की बात अगर मैं करूं, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा ने एक वो कैंपेन शुरू की थी 2008 में, जहां पे एजुकेशन से कुछ बंदों को लिया गया था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ बंदों को लिया, तो हमें एक सर्वे करना था स्कूलों में। मेरा एक टॉप मोस्ट स्टूडेंट था, पोजीशन होल्डर था 10th का, उसने कन्फेस किया, वो सामने आया, उन्होंने कन्फेस किया, मैम हाँ मुझे ये लत लगी है। तो जब हमने उससे पूछा बेटा कैसे लगी, तो बोला मैं दितुक स्टूडेंटो दवा, तिमो वोनुक रातस ईन नेंदर के, बह हस रातस आसान परान, मैं हस कोर पत टॉप एग्जाम्स। क्या ये बात सही थी उसकी? नो, आई डोंट एग्री एज़ अ साइकियाट्रिस्ट। ये बिल्कुल सी बात है, बेवकूफ़ी है। अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं, वो टाइप ए पर्सनैलिटी के आते हैं, टाइप ए क्लास के आते हैं। कहने का मतलब है मिडल क्लास के ऊपर-ऊपर ही आते हैं, जिनके पास गाड़ी है, घर में खर्चा है, सब कुछ है। अगर हमारे पास एक बंदा हॉस्पिटल के बाहर मिलता है, युस मसाल चोट कनांच, ये है, उसके पास टारगेट होता है कि ₹500 ₹1000 कमाना है, वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन ये एक ऐसी क्लास है कि एंग्ज़ायटी को आप देखिए, छोटे-छोटे बच्चों में ये जो अफेयर्स को लेके, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को जो एक नया स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है? अब कोरोना का लेके, आर्टिकल 370 को लेके जो एक एंग्ज़ायटी चल रही है, जिस दिन 370 का काम हो गया था, एंड आई वाज़ सिटिंग इन इमरजेंसी, मैंने उस दिन कम से कम 25 पैनिक अटैक्स रिसीव किए हैं। पैनिक अटैक इसी कॉन्टेक्स्ट को लेके कि हम अपने जो किसी का फियांसी था, किसी की एंगेजमेंट हो गई थी, किसी का रिश्ता बन रहा था, हम इनके साथ बात नहीं कर पाते हैं, और फ़ोन भी कट गए, और मिलना तो दूर की बात है, और पैनिक अटैक्स आ गए एंग्ज़ायटी को लेके, एंड दे हैव लैंडेड इन इमरजेंसी। लेकिन जो आप ये बात बोल रहे हैं कि इससे ब्रेन एक्टिव स्टिमुलेंट्स होते हैं, बट सी, अगर आप सिंपल लॉजिक समझें, 1 ग्राम कॉफ़ी है, हम कॉफ़ी सब पीते हैं। अगर हम 1 ग्राम से ज़्यादा पी लेते हैं, हम उसको भी एडिक्शन कहते हैं अपनी बुक्स में। तो कोई अब भी दवाइयों चीज जो की बात ही एक्सेस नहीं। हो जाए तो एडिक्शन कहलाएगी। एब्सोल्युटली मैडम, एब्सोल्युटली, ओके, एब्सोल्युटली। डॉक्टर मुजफ्फर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब कोई बंदा जिसको मंशियात की लत लग गई, बेचारा डूब गया इस समंदर में, उसको वापस लाने के लिए हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं? देखिए, सब्सटेंस अब्यूज का जब ट्रीटमेंट की हम बात करें, पहले हमें ये समझना होगा कि सब्सटेंस अब्यूज एक दिन में कोई भी बंदा इस पर एडिक्ट नहीं होता है। इसके अपने स्टेजेस होते हैं, जैसे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, सब्सटेंस मिसयूज डिसऑर्डर है, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर है, देन कम्स द सब्सटेंस डिपेंडेंस। सब्सटेंस डिपेंडेंस के बाद भी सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोसिस है या सब्सटेंस रिलेटेड कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स है। सो ये सारे स्टेजेस डिटरमाइन कर रहा है कि हमें इसका ट्रीटमेंट कहाँ कराना है, वन। सेकंड, किस किस सब्सटेंस का वो अब्यूज या डिपेंडेंस है, और एंड थर्ड, क्या वो उसको कॉम्प्लिकेशंस कितनी हुई है। नाउ, अगर वो सब्सटेंस यूज या मिसयूज कर रहा है, a simple counseling by a teacher, a simple counseling by his parents will work। लेकिन बदकिस्मती से टीचर को भी बहुत लेट पता चलता है और माँ बाप को भी बहुत लेट पता चल जाता है। तो या तो वो डिनाइल में, इस डिनाइल में होते हैं कि शायद हमारा बच्चा, पूरी दुनिया नशा कर सकता है, हमारा बच्चा नहीं करेगा, नशा नहीं करेगा। और या फिर वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते और उनको पता नहीं चल जाता है। Now, when it comes second, third stages, when there is a substance dependent, उसमें भी किस सब्सटेंस की डिपेंडेंस है। अभी जैसे डॉक्टर उमर साहब बोल रहे थे, हमारे पास जब पहुंच जाते हैं उस वक्त नॉर्मली यूजुअली पॉली सब्सटेंस होता है। दैट मीन्स वो मोर देन 2 ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है और पिछले 6 महीने से ज्यादा टाइम के लिए वो कर रहा होता है। तो उसके लिए उनको ट्रीटमेंट सेंटर पर पहुंचना है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की जरूरत बनती है। इसके अलावा एक और किस्म है, लाइक अगर उनके अंदर सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोसिस है,
जो सब्सटेंस वो कर रहे हैं उसका डोजेज उतना ज्यादा ले रहे हैं कि उनको सब्सटेंस इंड्यूस साइकोसिस, साइकोसिस मींस कि वो डिसऑर्गेनाइज्ड है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग एंड इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर। तो उस चीज के लिए अगर वैसा स्टेज है तो सिंपल डी एडिक्शन सेंटर काम नहीं करेगा, दे हैव टू रीच टू द साइकाट्रिक हॉस्पिटल। सर, क्या हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर में, पहले तो हम कश्मीर की ही बात करेंगे, डी एडिक्शन सेंटर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में है? नहीं, कश्मीर में मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकली दूंगा। कश्मीर में सबसे पहला ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बनाया, पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर। और टू माय नॉलेज कि पुलिस का जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर श्रीनगर में है, इट इज वेरी फेमस एंड इट इज द प्रेफर्ड सेंटर बाय ऑल प्रोफेशनल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एज ऑफ नाउ। लेकिन पिछले 2 साल आर्टिकल 370 का जो 5 अगस्त का वाक़ा हुआ, उसमें ये डी एडिक्शन सेंटर ईदगाह शिफ्ट हो गया। करंटली इट इज सिचुएटेड लोकेटेड एट वांगनपोरा ईदगाह नियर ग्रिड स्टेशन एंड it is yes, it has the state of art facilities, state of art infrastructure, and the capacity has been increased up to 25 patients admit हो सकते हैं। This is the one preferred service. Second जो हमारे पास preferred service है, that is government psychiatric disease hospital जो रैनावारी में है, वहां पर भी एक drug de-addiction center है। Now when it comes to the peripheries, जैसे आपने बांडीपोरा की बात करेंगे, बारामूला की बात करेंगे, कुपवारा की बात करेंगे, हंदवारा की बात करेंगे, करना की बात करेंगे, कोई भी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर नहीं है एक्सेप्ट एक ओपीडी फैसिलिटी शुरू हुई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में। एंड सिमिलरली देयर इज वन ओपीडी फैसिलिटी एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग। सो दीज आर आवर एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। डॉक्टर उमर साहब जैसे बता रहे थे, आपको नहीं लगता है कि फैसिलिटीज बहुत कम है? डेफिनेटली फैसिलिटीज बहुत ही कम है जिस हिसाब से हम सिनेरियो देख रहे हैं और जिस हिसाब से हम प्रिवेलेंस देख रहे हैं इस वक्त ड्रग अब्यूज। यस डॉक्टर उमर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो डॉक्टर मुजफ्फर बोल रहे हैं कि जब डी एडिक्शन सेंटर में ड्रग एडिक्ट्स पहुंचते हैं वो स्टेज 1 क्रॉस कर चुके होते हैं, ऐसी कोई बात है कि पहले ही पता चल जाए माँ बाप को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को कि इस बच्चे में कुछ न कुछ गड़बड़ है, शायद इसको आदत लग गई मंशियात की, या ये शुरू हो रहा है, इसने शुरू किया ड्रग्स लेना, पहले ही स्टेज में पता चल सकता है किसी तरीके से? देखिए, हम जो कश्मीरी हैं, हमारे में एक्चुअली क्या होता है, लाड प्यार ज्यादा होता है, पेरेंटल केयर कुछ ज्यादा ही होता है। ठीक है, मैंने दिल्ली में कम से कम 12 साल काम किया है, मैंने डी एडिक्शन सेंटर, एम्स, इभास सब में काम किया हुआ है। वहाँ पंजाबी सेटअप डिफरेंट होता है। मेरे पास जब एक पेशेंट आता है ऑल्टर्ड सेंसोरियम में, जैसे सर ने बताया कि साइकोसिस वगैरह होता है, जहाँ पे बिहेवियर वियर्ड सा होता है, इंसान अपने हिसाब किताब में नहीं होता है। एंड व्हेन यू स्पीक टू देम, आप उनको पेशेंट्स को बोलते हैं यमस नश वश करान मोल मोज तमिस यिल तुई पृछियो यमस नश करान, दे आर लाइक सोन बच्चा छन बिचोर छन कमरे नेबर त नेरान किहिन, ये छन हेकान करथी किहिन। देन अल्टीमेटली वो हम पे ही चढ़ के जाते हैं और हम फिर दवाई स्टार्ट करते हैं, रेस्पॉन्स आ जाता है, फिर एक दिन खुलासा हो ही जाता है कि हाँ जी ये नशा करता है। और ये घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं अपने बच्चे को 1000 रुपए देता हूँ, 100 रुपए देता हूँ, मुझे चाहिए कि मैं उसकी अकाउंटेबिलिटी रखूं। मैंने ये इन्वेस्टमेंट कहाँ किया? हमने रिसेंटली, आई गॉट ए कॉल, मैं अपने क्लिनिक पे बैठा हूँ तो एसएसपी गांधरबल का कॉल मेरे को आता है एंड ही सेड कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप मिल लीजिए मेरे को, तो अगर आप क्लिनिक पे ब्रेक ले लीजिए, बहुत जरूरी आ जाएगी। तो जब मैं पहुंच जाता हूं तो वहां पे मैं 2 लड़कों को देखता हूं, उनके पेरेंट्स को देखता हूं, जो मिलिटेंसी रिलेटेड ट्रेनिंग में अंडर द प्रेशर ऑफ ड्रग्स जाना चाहते थे। On counseling, that video will be available on my Facebook page also, where we had introduction with those small chaps. And नशे की लत में ही they were all involved and when they want to do all these things. लेकिन उनके पेरेंट जब तक लिटरली पुलिस वाले ने डंडा नहीं उठाया, they were not taking, and they were below poverty line के लोग थे, and they were not accepting कि हमारा बच्चा सिगरेट तो दूर की बात है, चरस गांजा तौबा तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता। See, एक पेरेंट को अकाउंटेबल बनाना है अपने बच्चे को। अगर उसको लक्जरीज दे रहा है, उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, अगर वो रात को सो नहीं रहा है
या वियर्ड सी बातें कर रहा है, एग्रेशन है या गालियां दे रहा है या दूसरी कुछ चीजें, अगर आप उसको कमरे में बंद कर रहे हो, वो कमरे से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा, और जब निकलता है तोड़ फोड़ करके निकलता है, तो पेशेंट्स की ये ना घर वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम कहते हैं जो मदर होती है एक्चुअली शी इज द फर्स्ट डॉक्टर. अगर इस वुचान बच्चस अगर खोर तो लकचारस क्लब फुट होल सह मोज हेकान ठीक कर, या कल थोद पा टाल थोद सह मोज इनिशियल स्टेजस में सो सेटल डाउन कर, तमिस डॉक्टर वन दिवान फश फश, या नस चपटी होती है उसको शेप अप कर जाती है अपनी माँ. सो कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. लेकिन आजकल कुछ चीजें ऐसी हैं कि पेरेंट्स की ड्यूटी बहुत मुश्किल हो गई है. सुबह 10 बजे निकलो, शाम को 6 बजे आओ, दिन में बच्चा कोचिंग सेंटर में है, कहाँ है क्या है. मैं अगर अपने क्लिनिक की लिए बात टाइम करूं, ही मेरे नहीं पास मिलता है जितने भी पेरेंट्स पेशेंट, को. एब्सोल्युटली टाइम आजकल देना पेरेंट्स के पास बहुत 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 कम जरूरी है. टाइम है. मास्टर फैसल, स्पोर्ट्स इन एंड ड्रग्स आउट कैसे आपके दिमाग में आया? ऐसी क्या बात हुई जो ये आपके दिमाग में आया और आपने एक मुहिम चलाना शुरू की जो कि काफी मशहूर हो रही है दिन ब दिन? बिल्कुल, यहाँ पर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से जब मैंने इनिशिएट लिया, ये 2 ढाई महीने की बात है। जब यहाँ पर मैंने देखा कि छोटे-छोटे बच्चे स्पोर्ट्स में तो आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा आगे मैं कम ही देख रहा हूँ कि इंटरेस्ट बच्चों का बहुत कम ही हो रहा है। फाइनली मैंने देखा कि बच्चों के पास टाइम है, बट क्या करने के लिए? वो मैंने शुरुआत देखी, चाहे सिगरेट हो या ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम लाइक टैबलेट्स या गांजा या हेरोइन की बात अगर करें। मैंने देखा कि ये बच्चे इसी एज में इन्वॉल्व हो चुके हैं इन चीज़ों में, तो स्पोर्ट्स की तो आगे बात ही नहीं बनती। तो फाइनली मैंने शुरुआत की, मैंने पहले 15 डेज़ का एक कैंपेन स्टार्ट किया। फिर मैंने जब देखा कि 15 दिन तक जब मैंने काम किया, मैंने देखा कि इसमें तो मुझे लग रहा है 15 साल भी कम है। तो फिर मैंने इस कैंपेन को खींचा आहिस्ता-आहिस्ता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स जो ऑलरेडी इन्वॉल्व हुए थे। यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर साहब, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। इनको तो ये तो इससे कंसर्न है, बट मैंने जो 2 ढाई महीने में देखा और समझा, मुझे लगा कि अगर हमें इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट काम लगता है तो वो लगता है पेरेंट्स का, क्योंकि फाइनली पेरेंट ही इस चीज़ को प्रॉपर्ली डील कर पाएगा। मैं समझता हूँ कि पेरेंट हमेशा ये समझता है कि मैंने बच्चे को हाथ 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 में 10 रुपए दिए, 50 रुपए दिए, वो जाके चॉकलेट खरीदेगा या कोई ब्रेकफास्ट कहीं पर करके या कोई रिफ्रेशमेंट लेगा, बट वो ऐसा करता नहीं है। उसकी कंपनी क्या होती है पेरेंट्स को देखने, वो किस स्कूल में जाता है, किस ट्यूशन सेंटर पे जाता है, उसका फ्रेंड कौन है, कहाँ से आता है, क्यों लेट आता है, क्यों जल्दी निकलता है, इसको देखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि पेरेंट्स ही मैक्सिमम पहली गलती करते हैं। और दूसरी बड़ी गलती ये कि जब पेरेंट्स को पता चल जाता है कि ये बच्चा चाहे सिगरेट में या किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो चुका है, वो बात किसी को बताता नहीं, वो उस पर पर्दा करता है। लाइक अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं उन बच्चों ने खराब की, डिजाइन लिखी ही कर डिजाइन होकर, ये चीज एक मुझे कॉमन देखने को मिली। जब तक वो इन्वॉल्व बड़ा खींचता है उस चीज को, बाद में वो चेंज करता है, कोई किसी दूसरे नशे पे आता है, चाहे अल्कोहल हो या चरस हो या हेरोइन हो, तब तक बहुत देर हो चुकी होती हो। और इस बच्चे ने बड़ी चेन बनाई होती है, तब तक इसने अपने साथ ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाया होता है जिससे ये बड़ी चेन बनती है और इनका ये छोटा मोटा बिजनेस से लेके अपना डोज मिल जाता है। ये मैंने देखा एक चीज है, ये बड़ा एक खतरनाक सिस्टम चल रहा है, बड़ा इस मुझे चकला लग रहा है ये बड़ा। मुझे डिप्रेशन खुद आ गया है इस चीज में देखे कि हम अगर ऐसा ही अल्लाह अल्लाह ना करे ऐसा कंटिन्यू रहा तो हमारी आगे की जनरेशन स्पोर्ट्स तो क्या स्टडी की बात ही नहीं होगी कहीं पर। ये मैं देख रहा हूँ। जी मुनज़्ज़ा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। मास्टर फैसल का कहना भी यही है कि जी, पेरेंट्स को अपने बच्चों पे नजर रखनी चाहिए। वालेकुम हाँ, सलाम। एग्ज़ैक्टली। मुनज़्ज़ा, क्या आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि आजकल बच्चा ज्यादा टाइम, खैर जब से ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया, वहां ये तो कुछ महीनों की बात है या कुछ सालों की बात है, हाँ, एग्ज़ैक्टली। पैंडेमिक जब खत्म हो जाएगा, हमारे बच्चे जो होते हैं ज्यादा टाइम टीचर्स के साथ स्कूल में गुजारते हैं। क्या टीचर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या स्कूल्स में देखिए, कोई इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए? कोई सर्वे नहीं होना? जहाँ तक बात है कि ड्रग एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अभी तक काबू में नहीं ला सके हैं। कई सालों से इस पे प्रोग्राम्स करते आए हैं, सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो भी जिनमें हमने मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी बुलाया हुआ होता है, पॉलिटिशियंस को भी, ब्यूरोक्रेटर्स को भी, सोशल वर्कर्स को भी। इसके बावजूद ये चीज़ कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। शायद हमारा अप्रोच गलत हो सकता है। इस चीज़ को गहराई से देखना होगा हमें। शायद हमारा अप्रोच इस वजह से गलत होगा, बावजूद इसके कि हम इस पे रोज सेमिनार करें, प्रोग्राम करें। हमें चाहिए कि हम मुख्तलिफ फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को बुलाएं, जैसे साइकोलॉजी है, सोशल वर्कर्स है, मेडिसिन है,
एजुकेशनिस्ट है, बिजनेसमैन है, सोशल वर्कर्स है एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है, जो मिलके इस पर सोचने की कोशिश करें, इसकी गहराई तक जाके इसके रूट कॉज तक पहुंचे। फिलहाल जो भी हमारे सामने रिपोर्ट्स है, अभी तक जो सामने आए हैं, जितनी भी नॉलेज हम तक अभी तक पहुंची है, उसमें हमें ये मालूम हुआ है कि कुछ वजूहात ऐसे भी है जो हमारी सोसाइटी में बिल्कुल कॉमन है, जैसे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, रिजेक्शन है, फाइनेंशियल इश्यूज है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रॉमा एंड अदर थिंग्स आर देयर। फिर जब हम खासी तौर पर डिप्रेशन को देखते हैं, इसकी कोशिश करते हैं इसके कुछ ऐसे गहरे वजूहात तक जाएं जिनको हमें समझने की जरूरत है। अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हमारी सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है अब, जिसे हम चाहते हुए भी अपने से अलग नहीं कर सकते। इसका बहुत बड़ा असर हमारे लोगों की मेंटल हेल्थ पर मुनहसर है। हम ये सोचते हैं उसके दिमाग में क्या जा रहा है और वो क्या परसीव कर रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी में वो किन हालात से गुजर रहा है, किन हालात का सामना कर रहा है। इस तरह अगर हम देखेंगे, लाइल्मी भी एक बहुत बड़ा इशू है जो इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। जैसे मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि इमोशंस को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हम देखते हैं हमारी मूवीज हैं, हमारी फिल्म्स हैं, उनमें रिजेक्शन और पावर एक बहुत ही बड़ा अहम किरदार अदा करता है, और दोनों की अक्कासी गलत तौर पर होती है। जहां रिजेक्शन के बाद ये दिखाया जाता है कि एक बंदा सिगरेट, ड्रग्स, शराब की लत में, तो वही ताकत वो लोगों का बहुत सारे मंशियात इस्तेमाल करना, वो मबाशी और उम्मीद होना जाता है। लाइक नशे की तादाद हर आए दिन बढ़ती जा रही है, नशे के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसका जितना भी रुझान बढ़ गया है, इसके वजूहात ये भी हो सकते हैं कि जिंदगी तेज है, लाइफ बहुत तेज है, और अगर हम इस लाइफ को पुराने लाइफस्टाइल से गुजारना चाहते हैं तो हमारा मूड खराब हो जाता है। यानी अगर हमें बचना है नशे की आदत से, तो हमें अपनी एस्पायरेशंस, अपने डिजायर्स को कहीं ना कहीं हमें रखना है, रोकना है। हमें इंक्रीज्ड एस्पायरेशंस पे नहीं जाना है, चांद तारे तोड़ने के ख्वाब नहीं देखने हैं, अपनी ख्वाहिशों को संभाल के रखना है। हाँ, और सबसे बड़े हम उमर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप मुझे बताएं, सारे सब्जेक्ट्स हम स्कूल्स में पढ़ाते हैं, राइट? अगर हम स्कूल्स में एक काउंसलिंग शुरू कर दें, right from class 5th या right from class 1st, क्या is that the need of our schools में ही हम शुरुआत करेंगे? क्योंकि आप दोनों डॉक्टर साहिबान ने बताया कि काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, तो काउंसलिंग सबसे बेस्ट होगी स्कूल्स में। जो आप पूछ रहे थे कि एक साइकोलॉजिकल सेटअप बहुत जरूरी है स्कूल में, तो आई एग्री विद दिस। जब हम साइकेट्री की बात करते हैं तो हम एक थ्योरी की बात करते हैं जिसको हम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। तो उसमें कहा जाता है कि जो बच्चा अगर इन फ्यूचर किसी साइकेट्रिक बीमारी में मुब्तला हो, उसका एक्चुअली रीजन कहीं बचपन में ही होता है। वो आदतों से रिलेटेड हो, जब बच्चा अपने मुंह में हाथ लेता है या जब अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है, तो यहाँ पे एक फिक्सेशन हो जाती है जिसकी वजह से इन फ्यूचर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पहले 5-6-7 साल की बात करें, जो बच्चे बहुत एग्रेसिव रहते हैं, जिनकी चीज़ें खो जाती है स्कूल में या मिसबिहेव करते हैं, जिनको पेरेंट मीटिंग में बुलाया जाता है घड़ी घड़ी, तो यहाँ पे एक ज़रूरी है कि वेयर वी हैव टू टेक द कॉल। क्योंकि जैसे अगर हम डॉक्टर साहब को भी पता है कि एक बीमारी है जिसको हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं, छोटे बच्चों में होती है। यश बदतमीज गुमरियश में लियाकत करान, यश में इसके करान, और ये एंटी सोशल हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, और इनमें एंटी सोशल एक्टिविटीज आ जाती हैं वक्त के साथ साथ। ये चोरी करना शुरू कर देते हैं घर में, घर के बाहर चोरी करना शुरू कर देते हैं। सो इनमें एक हाई इंक्लिनेशन होती है कि ये ड्रग्स की तरफ जाएं। तो एक साइकोलॉजिकल सेटअप स्कूल में हो बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी। ओके सर, एक साइकोलॉजिकल सेटअप स्कूल में बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। डॉक्टर मुजफ्फर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, विड्रॉवल में कितना टाइम लगता है? जो पेशेंट्स ड्रग्स में मुब्तला होते हैं, इन ड्रग्स की लत छूटने में कितना टाइम लगता है? देखिए, अगेन डिपेंड्स कि किस ड्रग का वो आदी बन चुका है। ऑन एन एवरेज
3 दिन से लेकर 10 डेज का टाइम लगता है, जिसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन फेज। जब हम इन पेशेंट्स को एडमिट करते हैं और इनके विड्रॉल्स 3 दिन से लेकर 10 दिन तक रहते हैं। यूजुअली सारे विड्रॉल्स विद इन 10 डेज में कंट्रोल हो जाते हैं। क्या उनको वो फिर वो क्रेविंग नहीं होती है फिर से ड्रग्स लेने की? उस चीज को कैसे रोका जाए, ये रिवर्ट बैक हो जाए फिर इस चीज में? देखिए जब हम विड्रॉवल की बात करते हैं, जब हम डिपेंडेंस की बात करते हैं, दैट मीन्स कि इन लोगों को आदत पड़ी है इस दवाई की। अब ये आदत ही नहीं रही, ये एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि ये ड्रग अब इनकी बॉडी का एक कंपोनेंट बन चुका है। जब हम इनको एडमिट करते हैं, जब इनको ड्रग नहीं मिलती है तो इनको विड्रॉवल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, इनको पल्पिटेशन होती है, इनको पूरे जिस्म में दर्द होता है, इनको नींद की दिक्कत आ जाती है, और भी बहुत सारे विड्रॉवल्स है टू कट इट शॉर्ट। तो उस वक्त उनको क्रेविंग रहती है, उनको तलब रहती है इस दवाई को लेने की, और बॉडी में इनको एक अजीब सा अर्ज रहता है कि हमें कब ये दवाई, ये ड्रग दोबारा मिल जाए। तो डिटॉक्सिफिकेशन फेज में जब इनको डी एडिक्शन सेंटर में एडमिट करते हैं, उस वक्त ये मेडिकल मैनेजमेंट का चैलेंज होता है कि वो किस तरह से इनके इन सारे मामलात को हैंडल करें। और उसके बाद जब ये डिटॉक्स हो गया, इनके विड्रॉवल्स कंट्रोल हो गए, लेकिन जो साइकोलॉजिकल विड्रॉवल है, जिसमें अर्ज आता है और जिसमें क्रेविंग रहता है, वो डिटॉक्स के बाद भी इनको रहता है। और वो अक्सर क्यों रिलेटेड होता है, उन सर्कमस्टेंसेस को रिलेटेड होता है। इसलिए डिटॉक्स खाली उनको मैनेजमेंट ही जरूरी नहीं है, बल्कि मेडिकल मैनेजमेंट के बाद भी एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर, एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकाट्रिस्ट कंटिन्यूअसली इनके साथ काम करता है, ताकि इनको कंट्रोल किया जाए और इनको सिखाया जाए कि वो खुद किस तरह से इस क्रेविंग को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए बाज़ाब्ता ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है, जिसमें बाज़ाब्ता साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस है। सर, हमारे बहुत सारे भाई, हमारी बहुत सारी बहनें इस मंशियात, उनको इन मंशियात की लत लग गई, वो इस मंशियात के समंदर में डूब गए। आपके पास कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो किसी ऐसे इंसान की जिसको ये लत लगी थी, फिर वो आज नॉर्मली हर एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा है, ताकि वो लोग जिनको इसकी लत लग गई है उनको कहीं इस समंदर में कहीं एक किनारा मिल जाए, एक नजर आ जाए कि इसमें बचाव भी है, हम इससे निकल सकते हैं। कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल जरूर। देखिए पहले डॉक्टर उमर जान से मैं कनेक्ट करूंगा, उनसे मैं लीड ले रहा हूं। हमें ड्रग एडिक्शन पूरी दुनिया में है, हिंदुस्तान में भी काफी ज्यादा प्रेवलेंट है, और कश्मीर कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन कश्मीर में हम देख रहे हैं कि पिछले 8-10 साल से जिस रेट से ये फैल रहा है, वो हमारे लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। 1 सेकंड, जब हम इसमें 2 ही सूरतें हैं। नंबर 1, जो लोग इफेक्ट हो चुके हैं उनको किस तरह से ट्रीटमेंट करें, इनको किस तरह से रिहेबिलिटेट करें। लेकिन जो लोग एडिक्टेड नहीं हुए हैं, जो लोग वल्नरेबल है, उनको किस तरह से बचाया जाए। सो दैट मीन्स हमारे पास ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स होना चाहिए और हमारे पास प्रिवेंशन प्रोग्राम्स होना चाहिए। प्रिवेंशन प्रोग्राम्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है हम स्कूल से काम करें, हम लोग स्कूल्स में अवेयरनेस करें, हम लोग स्कूल में जो टीचर साहिबान हैं उनको ट्रेन करें। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ कि श्रीनगर में हम लोगों ने कई स्कूल है जिनके टीचर साहिबान को हमने ट्रेन किया। पर्सनली मेरी टीम ने डीपीएस के स्कूल जितने भी है उनको, उनके टीचर साहिबान को ट्रेन किया कि वो किस तरह से इनको आइडेंटिफाई करें। अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से फिर उनको रेफरल करें, और स्कूल्स में हम किस तरह से प्रोग्राम्स डिवाइस करें ताकि बाकी बच्चे बचे रहें। उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है। उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम सिर्फ टीचर्स के जरूरत नहीं, उसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स पेरेंट्स के साथ करने की बहुत ज़रूरत है। हमें रिलीजियस लीडर्स को अवेयरनेस प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, ताकि वो उनको भी अपडेशन रहे कि करंट ट्रेंड क्या है।
करंटली किन ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह से इन ड्रग्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो हम बचाव की बात करें, कम्युनिटी, देखो अभी एडिक्शन डिस्टर्बिंग सिनेरियो है, लेकिन इस एडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो कम्युनिटी का रिस्पॉन्स होना चाहिए, आई एम सॉरी टू से, पर्सनली मैं वो कम्युनिटी रिस्पॉन्स नहीं देख रहा हूँ। हम लोग शोर मचा रहे, बहुत शोर मचा रहे, हम ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग एज पेरेंट क्या कर रहे हैं? हम लोग एज टीचर क्या कर रहे हैं? हम लोग इवन एज एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं? हमें जरूरत है, हम लोग एज मोहल्ला कमिटीज क्या कर रहे हैं, हम लोग एज मस्जिद कमिटीज क्या कर रहे हैं, हम लोग एज जितने भी समाज सुधार कमिटीज, हमारा फैसल साहब भी बता रहे, मास्टर बता रहे थे, स्पोर्ट्स पर हम लोगों का कितना ध्यान है। हमारा अभी भी वी आर उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रह रहे जहां जहां हम लोगों को अभी भी अल्टरनेटिव्स बहुत कम है, उन पर हम लोग कितना ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा पेरेंट्स को डिनाइल से बाहर आना है कि अगर मेरे पड़ोस का बच्चा नशा कर रहा है, मेरा बच्चा भी कर सकता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं एक सवाल, स्कूल से भी और पेरेंट्स से भी, आखिर आपके बच्चे के पास कौन सी ऐसी इम्यूनिटी है कि आपका बच्चा नशा नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है, एग्जैक्टली। नहीं कर सकता है। अगर हम इस सवाल को ले तो हम जरूरन अपने बच्चे पर हम लोग विजिलेंट हो जाएंगे, हम लोग उस पर नजर रखेंगे और हम देखेंगे वो किन के साथ मिल रहा है, किस तरह सोशलाइज कर रहा है। वो अगर हम उसको एक अक्सर मैं देख रहा हूँ कि अनरेगुलेटेड पॉकेट मनी जो हम बच्चे को दे रहे हैं, उस पॉकेट मनी को पैसा देना बच्चों का हक है, उनको हक है लेने का, लेकिन माँ बाप को हक है वो रेगुलेट करे कि ये पैसा कैसे खर्च हो रहा है। और बेहतर है उनको जैसे जरूरियात आपने की उमर चीजें ही साहब से एक खरीद के सवाल दे दे। पूछा था कि बेहतर है उनको चीजें ही यस, खरीद के जो दे दे, जो पॉकेट मनी ना दे। वो वो सबसे बेहतर है। देखो वो खाली इतना ही, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी। जो अर्ली, हर पेरेंट को चाहे कि जहां कहीं भी इस तरह का वर्कशॉप हो, प्रोग्राम हो, वो अपने आप को एनरोल करे ताकि वो जाने कि ड्रग एडिक्शन के अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, इसके अर्ली निशानियां क्या है, ताकि इससे पहले कि हमारा बच्चा थर्ड स्टेज में पहुंच जाए, हमें पहले स्टेज में ही पता चल जाए। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना चाहूंगा, दैट इज मॉरल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, सोसाइटियल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज। हम अपने बच्चे को स्कूल भेज के बड़ी बड़ी किताबें थमा देते हैं, बट एज पेरेंट, एज एल्डर्स, एज फैमिली, एज अ कॉन्शियस सीजन, हमें वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है, एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। ओके सर। तो एक आपने सक्सेस टच स्टोरी किया। अगर आप मुझे 2 मिनट का टाइम देंगे तो मैं एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो मेरे लिए इंस्पायरेशन है, जी सर, जी क्योंकि सर, मैं प्लीज पर्सनली प्लीज आपको कंटिन्यू। बताऊंगा उस लड़के के, आज भी देखता हूं कि मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है काम करने का। सो दिस इज ऑल अबाउट एक यंग लड़का था, आज से 2009 की बात है। ड्रग डिएडिक्शन सेंटर हम लोगों ने सौरा इधर पीसीआर में शुरू किया था। तो एक लड़का रेफर होके आया सौरा से। उस लड़के की कहानी ये थी कि वो एक गाड़ी चला रहा था, गाड़ी का कंडक्टर था, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ और उसकी दोनों टांगे वहां पर टूट गई थी और उसके लिए उनको बोन एंड जॉइंट्स हॉस्पिटल लिया गया था। कुछ देर इलाज के बाद दोनों टांगे ठीक हो गई थी, लेकिन उसका पेन नहीं जा रहा था उसको, नंबर 1। सेकंड, वो बोल रहा था कि विजन में देखने में उसको परेशानी हो रही थी जो ठीक नहीं हो रहा था, जिसके लिए उसको स्किम सोवरा रेफर किया था। और उन्हीं दिनों पहला डे एडिक्शन सेंटर जब बना था, 2008 की बात है, तो सिक्किम से वो रेफर होके हमारे पास आया एंड आई पुट इट ऑन रिकॉर्ड के 1 महीने तक हम उसके साथ रहे, उसका इलाज करते रहे और वो कंटिन्यूस बोल रहा था कि मुझे दिखाई नहीं देता है। हमने जितने भी ऑप्थेमोलॉजिस्ट हमारे रीच के थे उनको लाया, उनसे चेकअप कराया और
ये पता चला कि नहीं आंखें इसकी ठीक है, और वी अल्टीमेटली वी केम टू नो, जब हमने उसका स्क्रीनिंग किया कि नहीं वो ओपियोइड का, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करता था, और जो इसके विड्रॉवल में इसको ये सारे इश्यूज हो रहे थे. नाउ वी स्टार्टेड ट्रीटिंग हिम फॉर दैट ओपियोइड विड्रॉवल, कटिंग इट शॉर्ट. 1.5 महीने के बाद जब हमने उसको डिस्चार्ज किया, एक दिन के लिए वो घर गया, दूसरे दिन उसकी माँ आई, उसके फादर आए, उसका भाई आया, और वो हमारा शुक्रिया अदा कर रहे थे, और उन्होंने ये बताया कि आज हमारा लड़का हमें 6 साल के बाद मिला है, क्योंकि नशे के हालत में ये घर छोड़ गया था. बडगाम का ये लड़का था, अनंतनाग में रह रहा था, स्ट्रीट में रह रहा था, और उनको ये पता था कि शायद हमारा बच्चा डिसअपियर हुआ है, लापता हुआ है. लेकिन 6 साल के बाद उनका यूनियन हुआ, और वो हमारे लिए इतनी इंस्पिरेशन बन गया कि वो लड़का बोलने लगा सर मैं घर नहीं जाऊंगा, हो सकता है मैं घर में मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर दोबारा नशा करूंगा, मैं यहाँ ही रहना चाहता हूँ. और उसका वो डेडिकेशन देख के हमने उसको आहिस्ता अपने सेंटर में एडजस्ट किया. आज हमारे पास वो लड़का एज अ टीम मेंबर काम कर रहा है, और जिस फैमिली का वो डिसअपियर्ड बच्चा था, आज उस फैमिली का ब्रेड अर्नर है. दैट He is मीन्स एक running a विल पावर family. होना चाहिए. विल पावर हो तो सब कुछ Yes. पॉसिबल है. मास्टर फैसल, दोनों चीज है. विल पावर होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, ट्रीटमेंट टीम का भी और पेरेंट्स का भी और फैमिली का भी. दैट मेक्स अ डिफरेंस. ओके जी. सर, थैंक यू. मास्टर फैसल, 15 दिन की कैंपेन आपने शुरू की, और आज इतने सारे महीनों से आप कैंपेन चला रहे हैं. सबसे पहले आपने इनिशिएटिव लिया स्कूल्स में जाने का. आपकी जो एकेडमी है वो हर एक स्कूल में जाती है, बच्चों को अवेयरनेस देती है. आज अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं? कोई चेंज है? बिल्कुल. मैं जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, इन लोगों का काम मैं समझता हूँ सेकंड या थर्ड फेज का होता है, लेकिन मैंने जब देखा ग्राउंड पे स्टार्टिंग में मैं चाहता हूँ कि कुछ शीट लेके हमें अपने बच्चों को बाहर भेजना है अब, क्योंकि ऐसी हालात में देख रहा हूँ ग्राउंड पे अगर हम बात करेंगे, क्योंकि फाइनली हमारे डॉक्टर जब अगर फाइनल नहीं होंगे तो वो ठीक कैसे होंगे. बट मैं चाहता हूँ कि हम डॉक्टर के पास बच्चे को भेजे ही क्यों, हम पहले ही क्यों ना ऐसी तैयारी करें, हमारे पेरेंट्स क्यों ना ऐसी तैयारी करें कि ऐसी नौबत ही ना आए. अब इसमें जो कुछ चीजें मैंने देखी स्टार्टिंग से मैं बताऊंगा कि एक तो मैंने बोला कि पॉकेट मनी की बात जो डॉक्टर साहब ने भी खुद बोला कि हमें पता नहीं चलता कि हम बच्चे को पैसे दे रहे हैं, इस पैसे का करता क्या है. और जब भी आपको लगता है कि आपका बच्चा झूठ बोलना इसने शुरू किया है, मैं समझता हूँ वो शुरुआत होती है किसी भी नशे की. जब भी आपको लगता है, ये पेरेंट्स के लिए बात है कि आपका बच्चा घर आ रहा है, ये झूठ बोल रहा है, किसी बात पे भी कोई भी झूठ बोल रहा है, समझ रहे हैं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है किसी भी साइड से. आपको बड़ा सीरियस होना है इस मैटर के लिए कि ये बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है. और स्पोर्ट्स को मैंने देखा कि अगर बच्चे को हम टाइम ही नहीं देंगे, बच्चों को बेसिकली आजकल के दौर में टाइम देना ही नहीं है, कि आपके पास टाइम ही नहीं है कि आपको किसी और चीज के लिए फुर्सत मिले. जब पेरेंट के पास ही एक टाइम टेबल बना हुआ कि मेरा बच्चा कहाँ गया, इसके पास अभी स्पोर्ट्स क्लासेस है, आज ट्यूशन है, आज ये कुरान पाक पढ़ने जा रहा है, या कोई और भी जो भी अपना काम होगा, घर का काम होगा, लेकिन पता होना चाहिए पेरेंट को कि मेरा बच्चा है कहाँ पर, इस टाइम पे कहाँ पर है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेरेंट को कि मेरा बच्चा है कहाँ पर. और ये चीजें मैंने देखी जहां पर पेरेंट मैक्सिमम गलतियां करता है कि मेरा बच्चा निकला है और उसको पता नहीं ये कब गया, कब आया, कहाँ गया है. और क्या ये सपोर्ट शुरुआत से होती है बच्चे, आहिस्ता क्या आहिस्ता. जब मैं एक बच्चे, एग्जाम्पल बताना चाहूंगा. हाँ आप अपनी एग्जांपल बता दीजिए, बाद में मैं अपना सवाल स्पोर्ट्स से मुझे लगा कि बच्चे को मैं एक एग्जांपल आपको पहले बताना चाहूंगा. एक बच्चे से मिला, उसने बोला कि मैं इन्वॉल्व कैसे हो गया, अभी वो ब्राउन शुगर कर रहा है. अगर आज की बात करेंगे, वो उनकी एक छोटी सी गलती होती पेरेंट्स में. हम अक्सर अपने बच्चों को बोलते हो ये लो बेटा 50 रुपए मुझे फोर्स केयर की सिगरेट की डिब्बी ला के दे दो. हम मैक्सिमम घर में ये गलतियां करते हैं. मैक्सिमम हम हमारे पेरेंट्स इसको समझते हैं कि चलो ये, हाँ बच्चा वहां से 5 रुपए बचते हैं लेके आप जाओ, 5 में आप च्युइंगम लेना या कोई कुरकुरे ऐसा कुछ लेना. मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसा ही करते हैं, और उसको एक लालच देते हैं 5 रुपए आपके लिए, बाकी मुझे सिगरेट ला के. सेम इस बच्चे के साथ भी यही हुआ था कि वो घर में एक रूटीन बनी थी, फादर बैठा था या कोई उसका जो भी पेरेंट होता है घर में, तो वो ऐसे बैठा था कि भाई मेरा बच्चा गया बाहर, वो लेने गया सिगरेट. बच्चे को जब एक रूटीन बनी, इसने 1 साल तक ऐसे सिगरेट ला के दी अपने फादर को. एक दिन उसको लगा कि चलो पापा, मेरा फादर जो मेरा सबसे अजीज है, ये कहाँ गलत करेगा, और सिगरेट कहाँ गलत चीज होगी.
तो मेरा फादर 1 साल से मेरे हाथ से ही लेके पी रहा है, तो ये गलत चीज हो ही नहीं सकती। तो फाइनली वो उन 5 रुपयों में एक दिन अपने लिए भी 1-2 सिगरेट अलग से लाता है। वो कहता है चलो मैं भी देखता हूँ, जो फादर मेरे पिछले 2 साल 3 साल से पीता आया है, तो मैं भी देखता हूँ ये तो गलत चीज होगी नहीं। तो एक तरीका है उस बच्चे को, वो सिगरेट पीना उसने स्टार्ट किया आहिस्ता 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 आहिस्ता। फिर जब हायर सेकेंडरी में पहुंचा, वहां पर उसने टेबलेट ले लिया एक अपने, उसकी जो कंपनी बन गई नए दोस्तों की, वहां से फिर टेबलेट्स, फिर घर में चोरी स्टार्ट हो गई। फिर उसने घर में चोरी की, घर का जो सोना था अपनी मदर का वो सोना चोरी कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने बड़े डाके डाले फादर के अकाउंट में पैसा। घर वालों को पता चला अब ये नशा कर रहा है, लेकिन वो चुपके से बैठे, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं भाई मोहल्ले में मेरी इज्जत है, मैं क्यों किसी को बोलूं, मेरा बेटा कुछ नहीं करता है। बस उसको पैसे आहिस्ता से देते रहे, लेकिन ये भी पता चल गया कि ये नशा करता है। जब तक वो इन्वॉल्व ब्राउन शुगर में हो गया, उस स्टेज पे पहुंच गया जहां पर अब उसको, वो खुद बोल रहे हैं कि अब इसको कहीं पर पीए से दिलाओ, ये कहीं इसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर दे दो पुलिस में, इसको मारो, इसको वो करो, इसको पेरेंट आप बोल रहे हैं। आज की दौर में अगर वो ये बोल रहे हैं, अगर उन्होंने स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे ही उसको थोड़ा बहुत टाइट किया होता, स्टार्टिंग में ये गलतियां, छोटी गलतियां पकड़ी होती, आज इतनी बड़ी गलती उनके सामने नहीं होती। वो वैसे बच्चे मेरे पास आके कॉन्फेशन करने लगे, उन्होंने ये स्टोरी खुद बताई कि अच्छा, हमारे साथ ऐसा सपोर्ट्स हुआ का और क्या हम ये कर रोल रहे है हैं। सर? सपोर्ट्स का क्या, आपने स्पोर्ट्स का मुझे लगता है, आपकी एकेडमी से स्पोर्ट्स का वर्ल्ड मुझे लगता है चैंपियंस कि निकले, आप मुझे बताइए सपोर्ट्स का बिल्कुल क्या रोल, क्या बच्चे अपना डिप्रेशन वेंट आउट करते हैं अगर सपोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, जब आजकल का दौर जो स्पोर्ट्स का, अभी हम अगर स्पोर्ट्स की बात करेंगे, बच्चा जब ट्रेनिंग के लिए आता है, वो किसी स्टार को फॉलो करता है, किसी बड़े एथलीट को फॉलो करता है, उसको देख के बोला कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना चाहता हूँ। वो ट्रेनिंग करता है, मेहनत करता है, और उसको पता है कि मेरा फिजिक बनेगा। अगर मैं नशा करूंगा, मेरा फिजिक तो डाउन ही हो जाएगा। मैं उतना, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो मेहनत करता है, उसके अंदर एक तलब लग जाती है कि मैं मेडल लाऊंगा, अपने स्टेट को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगा किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे। यानी और बच्चे हमें मैक्सिमम, उनकी उनको जो जब टाइम ही नहीं मिलता, एनर्जी वो है, फाइटिंग पे ध्यान लगाते हैं या किसी कंपनी पे ध्यान लगाते हैं। यानी हमें एनर्जीज को चैनलाइज वो करना बिल्कुल है, वो राइट अच्छे काम में डायरेक्शन लग देनी जाती है, है। और बिल्कुल मुनज़्ज़ा, आपने बिल्कुल राइट प्रॉब्लम्स का डायरेक्शन, उनको टाइम ही नहीं देना है बुरे काम के लिए, इसमें बड़ा मुनज़्ज़ा आपने प्रॉब्लम्स का जिक्र किया, सॉरी। अनएम्प्लॉयमेंट, आपने रिजेक्शन, ये सारी प्रॉब्लम्स, आर्टिकल 370, ये तो वही की वही। अब तो खैर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आ गई पैंडेमिक की। प्रॉब्लम्स तो वही है, जी रहेंगी भी वहीं पे, प्रॉब्लम्स का कभी खात्मा बिल्कुल। होता नहीं है। सबसे बड़ा, जी आपसे जानना चाहूंगी, हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम ड्रग्स एज ए यंगस्टर। जी आप सबसे यंग पैनलिस्ट हैं, आप हमसे सबसे सबसे बड़ी चीज जो है कि डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया कि हमें स्कूल लेवल, लाइक प्राइमरी लेवल स्कूल्स पे हमें अवेयरनेस कैंप्स बनाने, वो चाहे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाएं, या सबसे अच्छा चीज जो है बच्चों को दिखाने के लिए प्राइमरी लेवल स्कूल्स में कि रियल लाइफ एक्टिव केसेस से उनको अवेयर करें कि क्या होता है, कि 10 बच्चे हैं क्लास में, 20 बच्चे हैं वो क्लासेस में, एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे हैं। जब एक फैमिली, लाइक एक बच्चे का एक पेरेंट्स वो ड्रग करते हैं, वो सिगरेट पीते हैं, वो जाके अपने घर वालों को अवेयर करते हैं। जब फैमिली से स्टार्ट होगा तो सोसाइटी तक जाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो है, सबसे बड़ी चीज, कि हमें उन ड्रग एडिक्ट्स को स्टिग्मेटाइज नहीं करना है। जो भी ड्रग, हमें बच्चों को स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए। कश्मीरी में हम बोलते हैं हम हमें उन्हें हमें बिल्कुल हमें इस चीज को एक बीमारी कंसिडर करना है, बिल्कुल बाकी बीमारियों की तरह कंसिडर करें इस बीमारी को। ये बिल्कुल एक बीमारी है, नशा एक बीमारी है, इसको कंसिडर करें, ऐसे कंसिडर करें। इन बच्चों को उठा के किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाए। गवर्नमेंट को चाहे हर जगह रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कायम करे, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स तक ले जाए, उन्हें ड्रग एडिक्शन सेंटर्स में उन्हें एडमिट करें, उन्हें वहां पे ले जाए, उन्हें काउंसलिंग के लिए ले जाए, उनके साथ हमदर्दी से पेश आए। और उन्हें, अगर पेरेंट्स, अपने कोई करीबी रिश्तेदार, अपने कोई करीबी दोस्त उन्हें हौसला अफजाई करेंगे, इसकी बहुत सारे चांसेस है कि ये चीजें खत्म हो ही जाएंगी। लेकिन जब हम प्राइमरी लेवल स्कूल से ये स्टार्ट करेंगे, एक्टिव केसेस से दिखाएंगे, एक्टिव केसेस से अभी कितने, एक फॉर एग्जांपल हम एक महीने में एक दिन रखेंगे, वो फ्राइडे रखे या सैटरडे रखे एक स्कूल में, और एक टीचर को असाइन करें कि आपकी ड्यूटी है, आप एक महीने में ये केसेस देख लीजिए कि लोकेलिटी में कितने केसेस आते हैं, कौन सी बीमारियां फैली है ड्रग एडिक्शन की वजह से, और बच्चों को सिखाएं। फिर जब ये अवेयरनेस एक बच्चा अपनी फैमिली तक जाएगा, वो बच्चा
में कुछ चीजें ऐसे डेवलप करेगा, ऐसे समझाएगा, क्योंकि जब एक बच्चे की सुनी जाएगी फैमिली में, एक बदलाव आएगा, क्योंकि एक बच्चे को भी लगेगा नहीं मेरी सुनी जाती है। एक लेवल पे वो कहेगा अगर मैं कोई नेगेटिव स्टेप उठाऊंगा या उठाऊंगी तो मेरी सुनी जाती है, मुझे एक अटेंशन मिलता है, मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस अपनी फैमिली से मिलता है, अपने दोस्त से मिलता है, मुझे चाहिए मैं ये चीज ना करूं। Okay, ये Dr. चीज करने से Muzaffar, so last जी। line, how to stay safe from drugs? Same question for everyone. Number one, to know that drug abuse is real and to know that drug abuse किसी को भी affect कर सकता है, and इसके अलावा क्या हमें we should know कि drug abuse फैलता है अगर हम उन drug abusers के साथ कंपनी रखें, अगर हम उन drug abuse के साथ relations में जो social influence होता है, peer group influence जो होता है, अगर आपके स्कूल में एक ड्रग अब्यूजर आता है, देयर इज अ चांस कि हमें उस ड्रग अब्यूजर को हेल्प करके उसको ठीक करनी है, नहीं तो उसके इन्फ्लुएंस में बाकी बच्चे उस पीयर प्रेशर में इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। एंड तो स्टे अवे इज क्या हम अपने आप को इन्वॉल्व करें, हमारी जो व्हाट वी से जो थ्रिल सीकिंग जो बिहेवियर है उसको हम स्पोर्ट्स के थ्रू चैनलाइज करें, उसको हम एक्टिविटीज के थ्रू चैनलाइज करें। Dr. Umar, how to stay safe? देखिए, ड्रग्स हमारे लिए अब कश्मीर में ऐसे एक नई चीज़ है, जैसे पैंडेमिक है, अभी लोग सोच ही रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। वेबिनार्स होते हैं, स्कूल्स में चीज़ें होती हैं, रैलीज होती हैं। मैं एज अ साइकेट्रिस्ट एक चीज़ बताऊं कि जो एक रीज़न बन जाता है बहुत सारे लोगों के लिए ड्रग्स लेने का, वो है स्ट्रेस। उसको आप एक साइकेट्रिक मिथ से अगर दूर रखें, एक स्ट्रेस लेवल होती है इंसान की जहाँ तक वो बर्दाश्त कर लेता है, और एक लेवल ऐसी होती है जहाँ बर्दाश्त टूट के फिर दाएं बाएं इंसान निकलने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो ड्रग्स में ट्रैप होता है। मेरे पास पीएचडी फिजिक्स से लेकर एक हाई कोर्ट की वकील तक है पेशेंट, फीमेल पेशेंट है जो ड्रग्स लेते हैं अभी कश्मीर में। वो सिगरेट, अल्कोहल, बेंजोडाइजेपिन सब लेते हैं, एंड उनसे मिलके कभी लगता नहीं है कि मतलब इतनी सारी एजुकेशन गेन करके, इतनी सारी पढ़ाई करके, इमेजिन कीजिए पीएचडी फिजिक्स का जो बंदा होगा, हाउ ही गॉट ट्रैप्ड, और उसको दाएं बाएं कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला, कोई कंपनी नहीं मिली किसी के इन्फ्लुएंस में आके जी जहाँ से उसने ड्रग्स देना स्टार्ट किया। इट वाज ऑल एक्चुअली स्ट्रेस, एक फैमिली स्ट्रेस था जिसको वो हैंडल नहीं कर पाया। इट हैज स्टार्टेड विद वन सिगरेट, इट हैज स्टार्टेड विद सेकंड सिगरेट, इट हैज स्टार्टेड विद अ पैकेट ऑफ सिगरेट, देन अल्टीमेटली he started trying other things to relax his mind, क्योंकि एक ये नशा एक ऐसी चीज है कि विद इन नो टाइम दिमाग तक पहुंचती है, आपको पूरा कंट्रोल में ले लेती है। आपको जो रिलैक्सेशन चाहिए उस स्ट्रेस के टाइम, वो सिर्फ नशे से मिल जाती है आपको, और अगर आप एक्सेस में कर देते हैं तो बाकी वजूहात तो आपको पता ही है और कॉन्सिक्वेंसेस भी पता है Master क्या है। Faisal, how to stay safe? एक चीज मैं से दो बातें बताना चाहूंगा। एक बात ये कि जो हमें एडिक्टिव लोग हो चुके हैं, उनके ऊपर तो लोग काम अभी हमारे डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी जो जनरेशन यूथ है, जो नई हमारी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पे अगर हमें काम करना है, हर एक घर में समझता हूँ कि वो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है। अपनी फैमिली, अपना उसका फादर, उसकी मदर, मैं समझा एक काउंसलर है उनके पास। हर एक को अपने घर से शुरुआत करनी है, अपने बच्चे से, अपनी फैमिली में शुरुआत करनी है। एज ए काउंसलर समझ के अपने बच्चे को स्टार्टिंग से इस पे काम करना है। और हम हमेशा गवर्नमेंट या पुलिस या ऐसे इन चीजों को पकड़ते हैं कि हमें वो फैसिलिटी नहीं है, हमें ये फैसिलिटी नहीं है। हम उन फैसिलिटियों की बात क्यों करें जो बीमारियां आ गई है या है। हम स्टार्टिंग पे इसी पे पहले फेज पे क्यों ना काम करें कि हम उस लेवल तक जाए ही ना। हम स्टार्टिंग पे ही काम करेंगे और हमें मिल के काम करना है। इसमें सब लोगों का रोल बनता है, चाहे फैमिली है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे सोसाइटी है। बिल्कुल हमें मिल के काम करना चाहिए इस बिद्दत के खिलाफ। मेरे ख्याल से एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में, ताकि बच्चे जो है अपने वालिदैन से अपनी प्रॉब्लम्स का खुल के खुलासा करें, अपनी प्रॉब्लम जाहिर करें। एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान, ताकि स्टूडेंट्स अपने टीचर में एक हमदर्द पाए। एक रिश्ता होना चाहिए इंसानों के दरमियान, ताकि हम एक दूसरे के दर्द को समझ सके और ये जान लें
कि जिंदगी अनमोल है। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हम आज का प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम पजीर करते हैं। मैं अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें कश्मीर कन्वीनर के इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया, और मैं अपने नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, वो हमारे साथ कनेक्टेड रहे। हमें अपनी राय दीजिए, हमें आपकी राय का इंतजार रहता है, और हमें हमारे साथ जुड़े रहें आगे भी। आगे हम और नए सोशल इश्यूज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह सेम प्लेटफॉर्म पे। टिल देन, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।